हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एमजी नरेगा का पूरा एक्ट, इसकी हिस्ट्री से लेकर और इसकी ज्योग्राफी समझ लो कि यानी कि आपने अगर ये वीडियो देख ली पूरी एंड तक तो आपको एमजी नरेगा से कोई भी क्वेश्चन उठ के आए तो आप इजीली आराम से कर लोगे बिना किसी टेंशन के। कब शुरू हुआ, इसकी ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, फीचर्स क्या हैं, गाइडलाइंस क्या हैं, और साथ साथ में मैं आपको अभी जो रिसेंट इनिशिएटिव्स हुए हैं इसकी न्यू जो भी इसके बारे में है वो हम सब आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सीधा चलते हैं हमारे आज के लेक्चर पे, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इज़ द नोडल फॉर इम्प्लीमेंटिंग दिस एक्ट। यानी कि अगर बात करें कि ये किस विभाग से अगर निकलता है, ये जो स्कीम निकली थी हमारी, ये जो एक्ट लागू हुआ था एमजी नरेगा यानी कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। अब मैं आपको स्टूडेंट आगे भी बताऊंगी कि कैसे ये एक्ट जो अब ये एमजी नरेगा मिला था, मर्ज कैसे हुआ था, पहले इसका नाम क्या था, सब कुछ डिटेल में। लेकिन शुरुआती चलते हैं कि पहले ये किस डेवलपमेंट के अंदर आता है, यानी कि किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आता है। दिस फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टचेस द लाइफ ऑफ द रूरल पीपल एंड प्रमोट्स इंक्लूसिव ग्रोथ। यानी कि जो ये बेसिकली प्रोग्राम था ये भारत सरकार द्वारा ये इसलिए चलाया गया था कि जो गांव में लोग रहते हैं, रूरल पीपल्स, जो अगर हम बात करें गांव के जो लोग होते हैं उनके जीवन जीने के लिए जो चीज़ें चाहिए थी, एक तरीके से उनका जीवन अच्छे से चल सके और उनको बहुत अच्छी जो उनकी दिनचर्या है या जो भी उनकी लाइफ जिस हिसाब से चल रही है उसमें थोड़ी एक ग्रोथ आ जाए। इसके ऑब्जेक्टिव्स देखिए क्या थे। The MG Narega, with its legal framework and rights-based approach, was notified in the year 2005। यानी कि जो MG नरेगा का एक तरीके से जो प्रारूप तैयार किया गया था एक लीगल फ्रेमवर्क में, यानी कि जिसको बनाया गया था और जब ये इम्प्लीमेंट होने वाला था, सो बेसिकली इसकी जो अप्रोच थी वो कब से थी, वो 2005 से शुरुआत हुई थी। और अब जानिए जो बेसिकली MG नरेगा का काम है, यानी कि एक्ट के अंदर एग्जैक्टली होता क्या है। It aims at enhancing livelihood security by providing at least 100 days of guaranteed wage employment in a financial year to every household whose adult members volunteer to do unskilled manual work। यानी कि बेसिकली इसका एम क्या है, इसका एम है कि जो हमारे जीवन जीने के लिए एक तरीके से हमारी जो चल रही है जीवन जीने का तरीका है, और अगर हम बात करें हमारे जो लाइवलीहुड है यानी कि हमारा जो पैसा एक तरीके से निकलता है जिससे हम हमारा खाना वाना सब कुछ आता है, अगर हम बात करें हमारे जीवन जीने के लिए, तो उसमें क्या है कि मिनिमम आपको सरकार द्वारा क्या होगा, आपको 100 दिन का मिनिमम 100 दिन का जो गारंटेड यानी कि बिल्कुल गारंटी है कि वो आपको काम मिलेगा ही मिलेगा, और उसमें आपको रोज़गार मिलेगा। और हर 100 दिन यानी कि आपको जो भी 100 दिन के अंदर आपका जहाँ भी काम होगा उसमें आपका क्या रोज़गार होता है, जैसे रोडें बनाना, अलग अलग जो प्रोजेक्ट्स आते हैं ग्राम सभा के अंडर में, और अलग अलग जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो वो बेसिकली उसके लिए है कि जो अडल्ट मेंबर्स जो होते हैं आपके वॉलंटियर अडल्ट मेंबर्स यानी कि अबव 18 की बात की जा रही है, जो बेसिकली क्या होते हैं कि जो वॉलंटियर होते हैं टू डू अनस्किल्ड मैनुअल वर्क, यानी कि जो अनस्किल्ड काम होता है बेसिकली, अब भैया पत्थर तोड़ने ये सब, ये जो मतलब जो भी ये काम होते हैं इनके अंदर आपको एक तरीके से स्किल्ड काम अलग होता है और अनस्किल एक अलग होता है। सो बेसिकली ये एम रखा गया था कि इसमें भारत सरकार द्वारा आपको मिनिमम 100 दिन का काम मिलेगा जो गारंटीड होगा, और उसमें आपको बेरोज़गार जो हो रहे हैं वो अपना कार्ड वगैरह सब बना सकते हैं, उनको रोज़गार मिलेगा। एक तरीके से उनके रोज़गार के लिए हर एक घर का हर हाउस होल्ड के लिए, यानी कि जिनका अडल्ट 18 से अडल्ट बेसिकली जो अबव हम 18 की बात ही कर रहे हैं, जो बेसिकली काम कर सके। सो इसके पहले फेज़ की बात करें तो लगभग 200 ज़िले यानी कि 200 डिस्ट्रिक्ट इसके अंदर आए थे, यानी कि जब ये इम्प्लीमेंट हुआ था तब कितने ज़िलों में ये हुआ था। और द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट इज़ मीटिंग द डिमांड फॉर वेज एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज़। यानी कि जो इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था इस एक्ट का, वो बेसिकली क्या था कि जो वेज एम्प्लॉयमेंट होता है, रोज़गार होता है, खास करके किन एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ में, यानी कि जो गाँव के एरिया होते हैं वहाँ उनको एक तरीके से रोज़गार मिल सके, क्योंकि उधर काफ़ी ज़्यादा डिमांड होती है काम की, मतलब काम तो हर जगह ही डिमांड होती है, लेकिन जो ये एक्ट था बेसिकली ये आपके रूरल एरियाज़ के लिए ज़्यादा था, अर्बन एरियाज़ के लिए नहीं। The act is also a significant vehicle for strengthening decentralization and for deepening the process of democracy by giving a pivotal role to a local governance body, that is
PRI यानी कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। यानी कि अगर हम बात करें कि जो ये एक्ट था बेसिकली, वो अगर हम कहते हैं ना कि एक गाड़ी के लिए आपको पहिए की ज़रूरत तो है ही, बिना दो पहियों के या बिना पहिए के तो गाड़ी चलती ही नहीं है। तो ये जो एक्ट था इसने किसकी तरह काम करा, एक पहिए की तरह काम करा सरकार की गाड़ी में। यानी कि कैसे, किस चीज़ को, हमारा जो ये डिसेंट्रलाइजेशन था, यानी कि जो हमारी डेमोक्रेसी के लिए हमने करा था। स्पेशली अगर हम ग्रास रूट लेवल की बात करें, जो महात्मा गांधी भी वो बोलते थे कि जो ग्रास रूट लेवल होता है, यानी कि हमारे गांव का जो एरिया होता है, बेसिकली वहीं से आपकी डेमोक्रेसी की शुरुआत होती है, आपकी सरकार की शुरुआत होती है, क्योंकि वहीं से प्रधान, फिर ग्राम पंचायत, फिर धीरे धीरे आप एक ऊपर बढ़ते हैं। तो अगर आपको किसी को ग्रास लेवल पे रूट ऑफ डेमोक्रेसी देखनी है तो आपको गांव में जाके देखना पड़ेगा, आपको रूरल एरियाज़ में जाके देखना पड़ेगा। तो इस एक्ट ने किसकी तरह काम किया था, एक व्हीकल की तरह काम किया था, जिसने स्ट्रेंथ कर दी थी, यानी कि मजबूत बना दिया था किसको, हमारी जो डेमोक्रेसी की प्रोसेस थी उसको, और एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया था। अगर हम बात करें किसमें, हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में, PRI में, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। In its World Development Report 2014, the World Bank termed it as a stellar example of rural development। यानी कि वर्ल्ड बैंक जो रिपोर्ट आई थी हमारी 2014 वाली, तो उसमें वर्ल्ड बैंक ने इसको क्या नाम दिया था, इसको यानी कि MG नरेगा एक्ट को क्या नाम दिया था, स्टेलर एग्जाम्पल ऑफ रूरल डेवलपमेंट। स्टेलर मतलब होता है स्टूडेंट की ऑसम, और ग्रेट मतलब कि काफ़ी अच्छा एक एग्जाम्पल दिया था रूरल डेवलपमेंट के लिए। क्योंकि एक तरीके से MG नरेगा जो आपका है वो रूरल एरियाज़ के लिए ही है, तो वहाँ अगर काम होगा, वहाँ लोगों को अगर उनकी आय अच्छी होगी तो उनका एक तरीके से सब कुछ, उनका जीवन जीने का तरीका भी सब कुछ अच्छा होगा। द इन्वॉल्वमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर इज बैंड। इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर यानी कि जैसे जो ठेकेदार होते हैं उनका मना होता है। जैसे कि ये नहीं कि आपने किसी ठेकेदार को दे दिया, गवर्नमेंट का स्कीम है तो गवर्नमेंट के अपने हिसाब से जो स्कीम पॉलिसी जो उसको चलाते हैं वो लोग होते हैं, आप कोई प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर हायर नहीं कर सकते इस स्कीम के लिए। तो चलिए सबसे पहले अब हम बात करते हैं हिस्ट्री की। हमें एक्ट समझ आ गया एक तरीके से कि बेसिकली एक्ट क्या था, कि मिनिमम 100 दिन का रोजगार आपको सरकार के द्वारा प्रोवाइड करा जाता है, और उसमें क्या क्या और चेंजेस हैं और क्या क्या नहीं वो हम अब आगे पढ़ेंगे, लेकिन पहले हिस्ट्री जान लेते हैं। तो बात है 1960 की, यानी कि जब 1960 का टाइम था तो डिफरेंट स्कीम्स बनती थी आपकी। तो वही कुछ स्कीम्स मैंने सीक्वेंस वाइज में लिखी हैं एक तरीके से। तो सबसे पहले थी आपकी रूरल मैन पावर प्रोग्राम, जो ट्रिबुलेशंस थी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। फिर क्रैश स्कीम हुई रूरल एम्प्लॉयमेंट की। पायलट इंटेंसिव रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम हुआ। ड्रॉट प्रोन एरियाज प्रोग्राम हुए रूरल डेवलपमेंट के लिए। मार्जिनल फार्मर्स एंड एग्रीकल्चर लेबर स्कीम निकली रूरल इकोनॉमिक के लिए। फूड फॉर वर्क प्रोग्राम हुआ, FWP हुआ। ये सारे जो स्कीम्स प्रोग्राम है मैं आपको किसी और वीडियो में कवर अप करूँगी। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम NREP बेसिकली हमारी कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए हुआ। रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम यानी कि RLEGP, यानी कि जो लैंडलेस हमारे हाउस होल्ड होते हैं, सो बेसिकली उनके लिए हुआ था। तो इस तरीके से ये पैटर्न था जिस तरीके से प्रोग्राम्स चले। बात है 1 अप्रैल 1989 की। इसमें क्या हुआ था, आपके NREP यानी कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम किसके साथ मर्ज हो गया था, आपका रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम के साथ। स्टूडेंट डेट ध्यान रख लीजिए, ये दोनों जब मर्ज हुए थे तो क्या बनी थी, हमारी जवाहर रोजगार योजना यानी कि JRY। बेसिकली NREP का काम क्या था, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, फूड सिक्योरिटी देखना रूरल एरियाज़ में एक तरीके से। तो जब ये इंटीग्रेट हुई एक तरीके से RLEGP में तो ये JRY बनी। और बात है 2 अक्टूबर 1993 की, जब PV नरसिम्हा राव ने क्या, यानी कि हमारी जो द एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम जो निकली थी EAS, उसमें हमारा बेसिकली क्या था कि एम्प्लॉयमेंट देना एग्रीकल्चर हैंड्स को, यानी कि जो गाँव के एरियाज़ हैं वहाँ पर कुछ रोज़गार उत्पन्न करना ड्यूरिंग द लीन एग्रीकल्चर सेशन, यानी कि उस समय जब एग्रीकल्चर सेशन बहुत कम होते हैं, यानी झुकाव एक तरीके से। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जो हमारी EAS थी वो किस में मर्ज हो जाती है, वो मर्ज हो जाती है हमारी SGRY में। SGRY का मतलब होता है स्टूडेंट संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। ये मर्ज होती है आपकी 2001 में। और उसको यानी कि अगर हम बात करें 1 अप्रैल 1999 में जो हमारी JRY थी, JRY मतलब कौन सी, जवाहर रोजगार योजना, वो किस में रीनेम होती है, वो होती है आपकी JGSY, यानी कि जो आपकी जवाहर ग्राम समृद्धि योजना किस में हुई है, कंफ्यूज मत होइएगा, JGSY में। यानी कि जो JRY थी, जो जवाहर रोजगार योजना थी, वो किस में बदल जाती है, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना में।
उसके बाद आपका जो JGSY है वो किस में मर्ज हो जाता है, SGRY में, तो 2001 में। सो बेसिकली इसका जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर था वो इस तरीके से, ध्यान से रखिए, आप इसे नोट कर लीजिए, कंफ्यूज मत होइए इन स्कीम्स में कौन किस में मर्ज होता है। 1 अप्रैल 1989 को NREP यानी कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम किसके साथ इंटीग्रेट होती है, आपकी रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम के साथ, यानी कि RLEGP के साथ। ये दोनों किस में इंटीग्रेट होकर क्या बनाती हैं, ये बनाती हैं आपकी JRY यानी कि जवाहर रोजगार योजना। उसके बाद PV नरसिम्हा राव जी 2 अक्टूबर 1993 को एक नई स्कीम लॉन्च करते एक तरीके से, EAS, जिसका नाम था एम्प्लॉयमेंट अश्योरेंस स्कीम। EAS आपकी किस में मर्ज हो जाती है, आपकी SGRY में। SGRY मतलब है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2001 में। फिर जो हमारा बीच में एक चेंज हुआ था कि 1 अप्रैल 1999 को क्या चेंज हुआ था कि जो JRY थी यानी कि जवाहर रोजगार योजना थी, वो किस में रीनेम होके बदलती है, आपकी जवाहर ग्राम समृद्धि योजना यानी कि JGSY। फिर जो मर्ज होता है आपका JGSY मर्ज होता है आपका SGRY में, यानी 2001 में ये SGRY में एक तरीके से मर्ज हो गया आपका जो JGSY था। फिर जनवरी 2001 में FWP आती है यानी कि फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। अगर हम बात करें जो आपकी 1977 की थी, तो वो क्या होता है, वो आपके नरेगा के साथ, तब नरेगा बनता है आपका 7 सितंबर 2005। ध्यान रखिए, नरेगा का जो पास हुआ था या जो एक्ट लागू हुआ था वो हुआ था 7 सितंबर 2005 में। वो FWP के साथ मर्ज होके 2006 में जाके आपको मर्ज हो जाती है। और 25 सितंबर 2001 में EAS यानी कि जो आपकी एम्प्लॉयमेंट अश्योरेंस स्कीम थी वो JGSY के साथ दोबारा मर्ज होती है और SGRY फाइनल बनाती है। MG नरेगा एक्ट की बात करें तो ये 23 अगस्त 2005 में पास हुआ था। उस समय UPA की सरकार थी और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। पास ये 23 अगस्त 2005 को हुआ था और ये कमेंस्ड यानी कि लागू हुआ था 2 फरवरी 2006 में। स्टूडेंट एक नरेगा में और MG नरेगा में आप कंफ्यूज मत होइए, नरेगा इसमें मर्ज हो गया था MG नरेगा में, और नरेगा हुआ था 7 सितंबर 2005 को। और उसके बाद आपका जो MG नरेगा था वो 23 अगस्त में पास जाके हुआ था। बेसिकली उस समय हमारे जो मिनिस्टर थे रूरल डेवलपमेंट के, रघुवंश प्रसाद सिंह, उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था। और ये स्कीम अगर बोली जाती है जो पहले 1991 में मैंने आपको शुरू में बताया था, PV नरसिम्हा राव ने एक तरीके से इनिशिएट दिया था अपनी पायलट स्कीम के अंदर, एंड इट वॉज फाइनली एक्सेप्टेड इन द Parliament and commenced implementation in 200 district of India on 2 Feb 2006 and further 130 district on 1 April 2007। यानी कि ये फाइनली कब पार्लियामेंट में लागू हुआ, अगर यहाँ से बेसिकली हम बोले तो वो हमारा हुआ था 2 Feb 2006 को, जिसमें हमारे 200 डिस्ट्रिक्ट कवर हुए थे और उसके बाद 130 डिस्ट्रिक्ट और कवर हुए थे 1 अप्रैल 2007 को। इसको वर्ल्ड का सबसे मोस्ट एम्बिशियस सोशल सिक्योरिटी और पब्लिक प्रोग्राम भी बोला जाता है। According to 11th Five-Year Plan 2007 to 12, the number of Indians living on less than $1 a day called below poverty line, यानी कि 11th ईयर प्लान के हिसाब से क्या था कि भैया जो भारतीय एक दिन का $1 से कम कमाते हैं वो आपके BPL के अंदर आते थे, बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर आते थे। पहले इसे UPA ने सोचा कि इसे UPA गवर्नमेंट जब थी तो उन्होंने कहा कि इसको 100 दिन से 150 कर देते हैं, 2014 की लोकसभा में उन्होंने रखा था, लेकिन ये जो प्रस्ताव था वो फेल हो गया। फिर NDA सरकार ने क्या सोचा कि इसे 150 दिन का करते हैं, स्पेशली रेन हिट एरियाज़ में, यानी कि जहाँ बारिश का बहुत चांसेस होते हैं ये सब में। ये जो एक्ट होता है आपका, ये जो MG नरेगा है, बेसिकली ये फॉलो करता है आपका DPSP यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो आपका पार्ट 4 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। उसके अंदर आर्टिकल 41 आता है जो हमारा राइट टू वर्क का है, यानी कि आपके राइट टू वर्क आर्टिकल को भी सपोर्ट करता है। और भी इसमें कुछ आर्टिकल्स हैं वो भी आप डिस्कस कर लेते हैं कि आर्टिकल 21 जो है वो हमें क्या कहता है संविधान में, कि द राइट ऑफ लाइफ विद डिग्निटी टू एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, दिस एक्ट इम्पार्ट्स डिग्निटी ऑफ द रूरल पीपल थ्रू एन अश्योरेंस ऑफ लाइवलीहुड सिक्योरिटी। यानी कि जो ये एक्ट है राइट टू लाइफ वाला, ये हमें एक तरीके से इज्जत देता है और हमें हर नागरिक का अधिकार है कि उसे इज्जत मिले और उसे श्योरिटी मिले, जो उसके जीवन यापन करने के लिए ज़रिया है, उसको जो रोज़गार मिले वो एक अश्योर करता है उसे।
आर्टिकल 16 भी हमें यही कहता है कि इक्वालिटी होती है अपॉर्चुनिटी की। नरेगा जो होता है वो आपका बेसिकली 46 आर्टिकल को भी ज़्यादा फॉलो कर रहे या हम उसे प्रमोट करें इस तरीके से कहें। उसका आर्टिकल क्या है कि द स्टेट टू प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ एन वर्क फॉर द इकोनॉमिक अपलिफ्ट ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन। यानी कि आर्टिकल 46 हमारा क्या कहता है कि भाई जो हमारे इकोनॉमिक लिफ्ट होते हैं, अलग अलग स्टेट का काम होता है कि उनको देखे और स्पेशली किसको अगर हम बोले किसको बचाए, किसको डिस्क्रिमिनेशन से, भेदभाव से, शोषण होने से बचाए। हमारे जो शेड्यूल कास्ट के और शेड्यूल ट्राइब्स के लोग होते हैं उनको खासकर से एक्सप्लॉइट होने से बचाए, डिस्क्रिमिनेट होने से बचाए। ये हमारा आर्टिकल 46 कहता है, जो बेसिकली नरेगा फॉलो भी करता है। सो ये सारे आर्टिकल्स हमारे एक तरीके से हम एमजी नरेगा या नरेगा जितने भी हमारी रूरल स्कीम्स होती हैं, एक तरीके से इंसान को राइट टू वर्क है वो उसमें यूज़ करे जाते हैं। इसमें मिनिमम जो डेज़ होते हैं वो आपके 100 डेज़ होते हैं। और वेजेस की बात करें तो स्टूडेंट जो वेजेस होते हैं वो हर हिसाब से अलग अलग बदलते रहते हैं। यानी कि कहीं पे 289 है, कभी कहीं पे 300 होते हैं। बेसिकली लास्ट टाइम यूपी के बाद, यूपी जो गवर्नमेंट थी उत्तर प्रदेश, उसका सबसे ज़्यादा वेजेस था एमजी नरेगा के एक्ट के हिसाब से या जितनी भी पॉलिसीज़ थी। इसको बोला जाता है कि एक ग्रोथ इंजन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। हमारी जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी होती है इसका फंड बेसिकली सेंट्रल से आता है, फिर स्टेट, फिर आपकी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी हो गई, फिर उनको अलग अलग जाके डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसका मैं आपको माइंड मैप दे दूंगी किसी और वीडियो में। बेनिफिशियरी की बात करें तो स्टूडेंट यानी कि बेनिफिशियरी नहीं कि इससे किसको लाभ मिलता है। सो बेसिकली शेड्यूल कास्ट हो गए, आपके शेड्यूल ट्राइब्स हो गई, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हो गए, और इंदिरा आवास योजना के जो बेनिफिशियरी, उनके अंदर जो बेनिफिशियरी आते हैं यानी कि उस अंडर में जो योजना के तहत जो लोग आते हैं उनको भी इसका लाभ मिलता है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है वो होता है आपका सोशल ऑडिट एमजी नरेगा का, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये एक तरीके से हमारी अकाउंटेबिलिटी को और हमारी ट्रांसपेरेंसी को भी दिखाता है, साफ दिखाता है कि भाई कितना पैसा कहाँ लगा था, क्या नहीं लगा था। इसमें अगर हम एक तरीके से बोले तो बॉटम अप अप्रोच होता है, यानी कि आप बॉटम से ऊपर जाते, एक तरीके से आपको ऊपर से नीचे जाने को नहीं दिखेगा, आपको नीचे लेवल से काम दिखेगा ऊपर आते हुए। ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो साफ सी बात है, लोकल नोज द बेस्ट। जो लोकल्स को पता रहता है कि एग्जैक्टली क्या सिचुएशन चल रही है। सैलरी कैलकुलेशन बात करें कि हम क्योंकि देखिए हर राज्य का अलग अलग सैलरी होता है, ये नहीं कि आपको पूरा एक ही सैलरी हर जगह एमजी नरेगा एक्ट के अंदर मिलती है, यहाँ ज़्यादा या वहाँ कम, हर का अलग अलग है। अब बात हम इसके फीचर्स की कर लेते हैं, इसके क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स है। तो सबसे पहला जो इसका फीचर है वो है आपका राइट बेस्ड फ्रेमवर्क फॉर अडल्ट मेंबर्स ऑफ अ रूरल हाउस होल्ड विलिंग टू डू अनस्किल्ड मैनुअल वर्क। यानी कि किसके लिए काम है, ये काम कौन कर सकता है, बेसिकली आपके अडल्ट्स करते हैं आपकी फैमिली में जो अनेबल होते हैं कोई स्किल काम करने के लिए। सेकेंड, टाइम बाउंड गारंटी, यानी कि देखिए इसमें क्या होता है, सबसे अगर आपने जब सबमिशन करा होता है, जब यानी कि जब आप फॉर्म भरते हो एक तरीके से, जब रजिस्टर होते हो, तो उसके अगर 15 दिन में आपको काम नहीं मिलता है तो उससे आपको बेरोजगारी भत्ता मिलता है। सो 15 डेज फॉर प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एल्स अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस टू बी पेड। यानी कि अगर आपको 15 दिन के अंदर काम नहीं मिला एक तरीके से तो आपको क्या मिलता है, एक तरीके का बेरोजगारी भत्ता मिलता है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलता है। अलाउंस मतलब होता है भत्ता एक तरीके का। गारंटेड एम्प्लॉयमेंट होता है अप टू 100 डेज़, यानी कि मिनिमम 100 डेज़ तो भैया आपको काम मिलेगा ही मिलेगा, रोजगार मिलेगा ही। इसका लेबर इंटेंसिव वर्क होता है, 60-40 रेशियो होता है, 60 वेजेस के हिसाब से और 40 जो होता है वो आपका मटेरियल रेशियो होता है। डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग होती है कि जो ग्राम सभा होता है बेसिकली वो काम देखती है क्योंकि रूरल एरियाज़ पे होती है तो उन्हीं के अंडर सब कुछ आता है। एटलीस्ट 50% ऑफ वर्क बाय ग्राम पंचायत फॉर एग्जीक्यूशन। प्रिंसिपल रोल होता है इसमें पीआरआई का, यानी कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का, किस चीज़ में, प्लानिंग में, इम्प्लीमेंटेशन में, मॉनिटरिंग में। भाई अब काम तो आ गया, वो सही जगह से हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, कैसे इम्प्लीमेंट हो रहा है, सब उसमें। वर्क साइट फैसिलिटीज़ में आपको क्या क्या मिलना चाहिए, यानी क्रीच हो गया एक तरीके से, आपका ड्रिंकिंग वाटर हो गया, फर्स्ट एड हो गया, ये आपकी वर्क साइट यानी कि आप जहाँ काम कर रहे हो बेसिकली वहाँ पर क्या क्या चीज़ें आपको अवेलेबल होती हैं। वुमेन एम्पावरमेंट में भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एटलीस्ट 1/3 ऑफ बेनिफिशियरी शुड बी वुमेन, यानी कि जो पूरा टोटल रेशियो है उसमें जो 1/3 होती हैं वो बेनिफिशियरी, यानी कि जिसको लाभ उसका मिल रहा है, बेनिफिशियरी जो है वो इसमें वुमेन होती हैं। नेक्स्ट इसका होता है आपका ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। एक ट्रांसपेरेंसी हो गई कि पारदर्शिता, यानी कि उसमें क्लैरिटी हो जो भी हो, और अकाउंटेबिलिटी होता है उत्तरदायित्व, यानी कि उसका जवाबदेही कौन होगा, रिस्पॉन्सिबल कौन होगा। सो बेसिकली प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर थ्रू वॉल राइटिंग, सिटीजन इन्फॉर्मेशन बोर्ड एंड मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स एंड सोशल ऑडिट्स। यानी कि इस काम में एमजी नरेगा भैया इसमें बहुत घोटाले भी होते हैं, वो हम एट द एंड क्रिटिसिज्म की जब हम बात करेंगे, कंट्रोवर्सी की, तब हम पढ़ेंगे। लेकिन जो ट्रांसपेरेंसी होती
होती है वो इस यानी कि इन चीज़ों की मदद से अगर हम बात करें, ये जो आपका सोशल ऑडिट होता है, MIS होता है, और जितने भी अलग अलग सिटीजन इंफॉर्मेशन बोर्ड्स होते हैं, वहाँ से हमें क्लैरिटी होती है कि एग्जैक्टली कितना पैसा लगा था, कहाँ नहीं था। जैसे आपने देखा होगा ना, जब भी कोई रोड या कुछ ही बनता है या तो उसके आगे एक बोर्ड सा लगा हुआ होता है कि उसकी लागत कितनी हुई है, तो उससे एक तरीके से ट्रांसपेरेंसी होती है, क्लैरिटी होती है, और उसका अकाउंटेबिलिटी, उसका जवाबदेही कौन होता है जिसने वो रोड अपने अंदर में कंस्ट्रक्ट करवाई होगी। नेक्स्ट बात करते हैं फंडिंग की। सो बेसिकली 100% जो कॉस्ट जाता है वो अनस्किल्ड वेजेस के लिए जाता है एक तरीके से हम बात करें, और वेजेस एक्सपेंडिचर जो 75% होता है वो स्किल्ड होता है, सेमी स्किल्ड और मटेरियल जो किसके द्वारा दिया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के, और 25% दिया जाता है आपके स्टेट्स के द्वारा, और 6% जो होता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में चला जाता है इस एक्ट के हिसाब से। अब इसके कंट्रीब्यूशन की बात कर ले कि जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है उसमें इसका कितना कंट्रीब्यूशन है। सो बेसिकली नो पॉवर्टी, नो कोई गरीबी नहीं भैया। अगर किसी को रोज़गार मिल रहा है तो उनके घर में काम, उनके घर में खाना वाना भी आएगा, सब कुछ आएगा, और आपको उस हिसाब से वेजेस भी मिल रहे हैं, आपको आय मिल रही है उस हिसाब से। ज़ीरो हंगर, जब पैसा होगा, खाना होगा तो हंगर भी नहीं होगा। गुड हेल्थ होगी, सब कुछ अच्छा होगा, क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी, एजुकेशन भी मिलेगी भैया। अब जब अडल्ट्स काम करने जाएंगे तो बच्चों को भी एक तरीके से स्कूलिंग जाना पड़ेगा, और मतलब ये क्योंकि बेसिकली इसमें ये नहीं कि आपको बच्चों का काम करना, आपको अडल्ट्स करना हु आर अनेबल टू डू द स्किल्ड वर्क। जेंडर इक्वालिटी होगी, वुमेन्स को 1/3 ऑलरेडी अलॉट है एक तरीके से। डिसेंट वर्क होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, अच्छे से काम होगा, कोई उसमें इनइक्वालिटीज़ की कोई फीलिंग्स नहीं आएगी, रिड्यूस करेगा उसको। इंडस्ट्रियल इनोवेशन होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, मतलब जहाँ भी ये इसके मतलब एक तरीके से ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स हैं जो MG नरेगा उसको कंट्रीब्यूट करता है। अगर हम सैलरी की बात करें, जो मैंने आपको बताया था कि हर स्टेट्स के अलग अलग वेजेस होते हैं, अलग अलग वेरिएशंस होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के हिसाब से। तो बेसिकली वो क्या होता है, तो अंडर MG नरेगा एक्ट 2005 द सेंटर डिटरमाइंस द स्टेट वाइज रेज फॉर अनस्किल्ड मैनुअल वर्कर्स वर्किंग अंडर द स्कीम। यानी कि जो स्टेट होती है वो एक तरीके से डिसाइड करती है कि क्या क्या स्कीम होगा, सेंटर्स को एक तरीके से बोला जाता देती है कि तुम्हें भैया डिसाइड करना है। एंड दीज रेट्स आर डिटरमाइंड एज पर चेंजेस इन द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चर लेबर्स। यानी कि ये उस हर स्टेट की जो अपनी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होती है, जो आपकी एग्रीकल्चर लेबर्स के हिसाब से होती है, उस हिसाब से वो वेरी करती है। यानी कि जैसे कर्नाटका में 289 है, कभी हरियाणा में 303 होती है, अलग अलग रेट्स। MP में 193। तो अलग अलग स्टेट्स की अपनी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हिसाब से होता है। अब स्टूडेंट इसमें कभी कभी बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं, जब MG नरेगा और MG नरेग के आगे S लगा हुआ होता है, क्या ये दोनों सेम होते हैं? नहीं होते। MG नरेगा एक एक्ट है, और जो उसके अंदर स्कीम्स चलती हैं वो आपकी MG नरेग और S यानी कि वो स्कीम्स होती हैं। अभी तक 11 फ़रवरी 2021 तक 708 डिस्ट्रिक्ट ये MG नरेगा एक्ट से कवर अप हो चुके हैं। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट की इसमें क्या इश्यूज़ हैं, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या क्रिटिसिज्म अगर हम बात करें। सो बेसिकली फर्स्ट हमारा है कि पुअर क्वालिटी ऑफ असिस्ट क्रिएटेड, यानी कि जो हमारी जो एसेट हमें मिलते हैं बेसिकली वो हमें टेम्परेरी मिलते हैं, परमानेंट नहीं मिलते। यानी कि कुछ ही समय के लिए आपको लाइक काम है कि आपका ये नहीं कि आपका बस ये इसी से आपका घर चलना एक तरीके से परमानेंट नहीं होता। इनसफिशिएंट बजट एलोकेशंस, बजट का भी कोई एक सफिशिएंट टाइम वो नहीं होता, वो इनसफिशिएंट हो जाता है एक तरीके से अलॉट जो होता है। पुअर वेज रेट, अब मैंने आपको वही बताया था ना, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हिसाब से हर स्टेट का अपना अपना रेशियो होता है, अपना अपना रेट होता है, कहीं कम है तो कहीं ज़्यादा भी है। कभी कभी क्या होता है कि वेज पेमेंट, यानी कि बेसिकली जो पेमेंट्स होती हैं, भत्ता मिलता है लोगों को, पैसा मिलता है, उसमें देरी हो जाती है, और अराउंड सिर्फ 32% होता है कि भैया 100 में से अगर हम बोले एस्टिमेट की सिर्फ 32% है जो आपको वेजेस मिल सकते चांसेस हैं। नॉन पेमेंट होता है ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, कभी कभी क्या होता है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस जो बेरोजगारी भत्ता होता है वो भी नहीं मिल पाता है। पार्शियल कॉम्पनसेशन फॉर डिलेड पेमेंट, फिर क्या होता है थोड़ा बहुत कंपनसेट हो जाता है जो हमारी पेमेंट उनके लेट होती है। डिस्टॉर्शन होता है लेबर मार्केट में। फैब्रिकेशन ऑफ जॉब कार्ड, फैब्रिकेशन का मतलब होता है स्टूडेंट फर्जीवाड़ा। क्या होता है ना, कभी कभी कहेंगे ग्राम सभा ग्रामीण पंचायत का अगर हम बात करें तो फर्जी कार्ड बना देते हैं, जिस वजह से लाइक उनको जो पेमेंट सरकार से पेमेंट आता है, पैसा आता है, वो आप इसमें ही इधर उधर बढ़ जाता है। अगर क्रिटिसिज्म की हम बात करते हैं, जो इसके फेलियर है, ड्रॉबैक्स हैं, इनफ्रिक्वेंट सोशल ऑडिट्स है, कभी कभी उसमें सोशल ऑडिट्स में इक्वालिटी नहीं होती। सोशल ऑडिट स्टूडेंट बेसिकली क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ रिव्यूइंग
ऑफिशियल रिकॉर्ड्स एंड डिटरमाइनिंग वेदर स्टेट रिपोर्टेड एक्सपेंडिचर्स रिफ्लेक्ट द एक्चुअल मनी स्पेंट ऑन द ग्राउंड। यानी कि एक तरीके से हम बात करें जिसमें हमारी आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन, और पब्लिक स्पीकिंग का एक तरीके से पब्लिक हियरिंग का मिक्सचर होता है सोशल ऑडिट, जिसमें आपके सारे जो आपने काम किए हैं वो एक ट्रांसपेरेंसी होती है, मतलब क्लैरिटी दिखती है लोगों को कि कितना इसमें काम हुआ है, कितना इसमें पैसा लगा है, एक्चुअल में कितना पैसा लगा है सर रोड पे इन द सेंस कि ग्राउंड लेवल पे कितना काम हुआ है, उसके सारे रिकॉर्ड्स होते हैं, उसको सब रिव्यू करा जाता है। वो आपका एक सोशल ऑडिट होता है। इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगी। आपका इनइफेक्टिव ग्रीवेंस रिड्रेसल हो गया। ग्रीवियंस रिड्रेसल क्या होता है? बेसिकली स्टूडेंट, जिसमें आपको अलग अलग स्कीम्स का लीकेज होता है, जिससे बहुत सारी कंप्लेंट्स वगैरह प्रॉब्लम होती है, अलग अलग स्कीम्स भैया इधर उधर हो जाती हैं, नई स्कीम्स आने तक तो बहुत टाइम लग जाता है। अगर हम बात करें लार्ज नंबर ऑफ इनकम्प्लीट वर्क, कितना काम तो भैया आधा ही छूट जाता है। आप देखना कहीं रोड बनती है ना तो वो आधी रह जाती है, वो पूरी कभी बनती ही नहीं है। इनसफिशिएंट इन्वॉल्वमेंट पीआरआई का, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का, इसमें प्रॉपरली इन्वॉल्वमेंट भी नहीं होता है कहीं कहीं जगह। तो सबसे बड़ा जो इसका मेजर क्रिटिसिज्म अगर हम बात करें, जो ड्रॉबैक होता है वो सबसे ज़्यादा कि बहुत ज़्यादा पैसा तो आता है सरकार के द्वारा, लेकिन जो मिडल मैन होते हैं वो इधर उधर बढ़ जाता है। मतलब एग्जैक्टली जो वेजेस उनको काम करने वालों को, लेबर्स को, या जो काम करते हैं उसमें उनको मिलता ही नहीं है, वो बीच में से ही गायब हो जाता है। बेसिकली अभी झारखंड में भी काफ़ी जगह ऐसा हुआ था कि जहां उनको पैसे नहीं दिए गए थे, बल्कि उसके बदले क्या दे दिया, 5 किलो चावल, वो भी किसके द्वारा, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर के। और मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जिसमें कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं वो बैन होते हैं। और इसका दूसरा नरेगा का अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, आपकी एग्रीकल्चर को भी लेस प्रॉफिटेबल बनाता है। लैंड होल्डर्स जो होते हैं वो बेसिकली इसका अपोज भी करते हैं कई जगह, और जो बड़े फार्मर्स होते हैं उनके हिसाब से कहना होता है कि ये लेबर्स को लीज ही करता है, वो काम नहीं करते फार्म पे। भैया अब साफ सी बात है कि अगर, क्योंकि क्या होगा, देखो अगर उनको वहाँ काम मिल जाएगा 100 डेज़ के हिसाब से, और उसको उनको पैसा भी मिल रहा है, तो वो फार्म्स में जाके क्यों काम करेंगे, जो बड़े बड़े फार्मर्स होते हैं जिनके अपने अपने फार्म्स होते हैं पर्टिकुलरली। सो बेसिकली, और इसमें एक इकोनॉमिस्ट है हमारे जगदीश भगवती और अरविंद, वो क्या कहते हैं कि जो नरेगा है वो एक इनएफिशिएंट इंस्ट्रूमेंट है शिफ्टिंग ऑफ इनकमिंग इनकम की बात करें कि पुअर्स की। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा ड्रॉबैक्स भी हैं और करप्शन भी है भर भर के। किस चीज़ के लिए लीकेज हो जाता है, जो आपकी पॉलिसीज़ होती है इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पाती। भैया पैसा तो आता है सरकार के द्वारा, लेकिन वो लगता नहीं है, पेपर में पेपर वर्क कुछ नहीं होता। कहीं कहीं जो बेनिफिशियरी जो होते हैं, लाइक उनको काम मिलता है लेकिन उसके बावजूद उनको पैसा नहीं मिल पाता, उनको फंडिंग नहीं हो पाती। काफ़ी ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं। हमारे जो अलग अलग फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो हर साल, लाइक अगर हम बात करें कि उसमें काफ़ी पैसा आता है एक तरीके का, और वो कहाँ जाता है कहाँ नहीं जाता, ये पूरा बीच में से झोल हो जाता है। सो ये इसके क्रिटिसिज्म भी बहुत लोग के करते हैं, इसके कंट्रोवर्सी भी बहुत होती है सिस्टम के रिगार्डिंग एमजी नरेगा के। और इसमें काम भी काफ़ी अच्छा, मतलब दोनों ही हैं इसके, लाइक इसके ड्रॉबैक्स भी काफ़ी हैं लेकिन इसके फ़ायदे भी हैं। फ़ायदे ये कि जहाँ काम हो रहा है भैया, जहाँ लोगों को रोज़गार मिल रहा है वहाँ तो अच्छा है, लेकिन जब उनकी फंडिंग की बात आती है, कहीं कहीं जगह जहाँ एम्प्लॉयमेंट नहीं होता है, जहाँ प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को इन्वॉल्व कर दिया जाता है, उसके भी लॉसेज है। तो उसके हिसाब से तो जो मुझे लगता है कि लाइक इसमें एक पर्टिकुलर कमिटी लाइक देखना चाहिए, उनको ऑब्जर्व करना चाहिए, उनका एक इंस्पेक्शन होना चाहिए, जिससे क्या है कि काम भी स्मूथली होता रहे और काम अच्छा भी हो। क्योंकि कितनी रोडें बनती तो हैं, लेकिन भाई एक बारिश आती है कि पूरी रोड साफ़ हो जाती है। इसके रीसेंट इनिशिएटिव्स की बात करें कि ओवर द लास्ट फ्यू years बेस्ड ऑन रिपोर्ट्स फ्रॉम द फील्ड एंड रिसर्च इनपुट ऑन implementation issues and challenges, the ministry has taken the following initiatives to strengthen the program implementation as grassroots level। grassroots level यानी कि बिल्कुल रूरल एरियाज की अगर हम बात करें, बिल्कुल लेवल बिल्कुल जो बहुत नीचे होता है। तो कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, कुछ सुझाव लिए गए हैं। और जैसे पहला है आपका द 4th एडिशन ऑफ एमजी नरेगा ऑपरेशनल गाइडलाइंस 2013 was been released in February 2013। The revised guidelines have attempt to meet important implementations challenges by accurate capturing of demand for the scheme, delay in wage payment, issues of transparency and accountability। यानी कि जो उसका 4th एडिशन था एमजी नरेगा का, बेसिकली क्या था उसमें कि जो हमारे पुरानी जो हमने मतलब जो पहले की जो पॉलिसी चल रही थी उसको एक तरीके से रिवाइज्ड किया गया है। उसमें क्या क्या था, जैसे कि काम जब होता है, डिमांड होती है, उसका इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा, जो ये डीले हो रही हैं वेज पेमेंट में, यानी कि जो पैसा लेट मिलता है, ट्रांसपेरेंसी जो नहीं है, अकाउंटेबिलिटी है, उसको वैसे ही रखना, उसके इश्यूज़ को संभाल के मतलब
उसके इश्यूज़ को वहाँ से ठीक करना। द लिस्ट ऑफ परमिशेबल वर्क अंडर कौन कौन सा इसके अंदर काम होता है, एक्सपेंड हुआ था May 12 में, कि पहला जो था स्ट्रेंथन द सिनर्जी बिटवीन MG नरेगा एंड रूरल लाइवलीहुड्स पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर एंड क्रिएट ड्यूरेबल क्वालिटी एसेट, यानी कि कुछ जो एसेट हैं वो कुछ टाइम तक ले भाई रहे, क्वालिटी हो उनमें। Respond to the demands of the states for greater location specific flexibility in permissible work, help improve and the health ecological situation in rural India with the particular focus on sanitation। sanitation सबसे important है भैया, साफ़ सफाई है या नहीं, उस पर भी काफ़ी काम हुआ था। सो कंट्रीब्यूशन ऑफ MG नरेगा, स्पेशली जो टॉयलेट्स बने थे आपके टोटल सैनिटेशन कैंपेन के अंदर, जिसको क्या नाम दिया गया था, निर्मल भारत अभियान, जो आपका बड़ा था 1200 से 4500 तक का। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ ओम्बर्ट्समैन एट डिस्ट्रिक्ट लेवल फॉर एक्सपीडियस रीड्रेसल ऑफ ग्रीवियंसेस ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ MG नरेगा। स्टूडेंट आपका जो रीड्रेसल होता है, बेसिकली रीड्रेसल आपके बोला जाता है किसी भी चीज़ को उसकी रेमेडी या उसका कॉम्पनसेशन, किसी कोई भी रॉन्ग ग्रीवेंस मतलब शिकायत के लिए, जैसे शिकायतें आती है भैया आप किसको करोगे, तो अलग अलग अपॉइंट हुए थे ओम्बर्ट्समैन, अलग अलग हुए थे। ये मैं आपको इसके लिए एक अलग लेक्चर भी बना दूंगी कि ओम्बर्ट्समैन क्या होते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट था आपका सोशल ऑडिट। सोशल ऑडिट्स, द MG नरेगा एक्ट रिक्वायर्ड द ग्राम सभा शेल मॉनिटर द एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क विद इन द ग्राम पंचायत, यानी कि उसमें एक्ट में क्या था कि जो ग्राम सभा है वो किसको मॉनिटर करेगी, वो देखेगी ग्राम पंचायत का काम ठीक से चल रहा है नहीं चल रहा है, वो एक तरीके से सोशल ऑडिट की तरह काम करेगी। द ग्राम सभा शेल कंडक्ट रेगुलर सोशल ऑडिट्स ऑफ ऑल प्रोजेक्ट्स टेकन अप द स्कीम विद इन द GP। ग्राम सभा का काम है कि भैया वो रेगुलरली उसके सोशल ऑडिट्स देखेगी जितने भी प्रोजेक्ट स्कीम के अंदर उस ग्राम पंचायत में चल रहे हैं। Social audit is not only a management tool but also a platform for public and primary stakeholders of MG नरेगा to scrutinize the resources both financially and non-financial used for development initiatives। यानी कि सोशल ऑडिट सिर्फ एक मैनेजमेंट टूल ही नहीं है, लेकिन क्या है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमें उसके फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल जो भी उसके रिसोर्सेज के प्राइमरी स्टेक होल्डर से उसका क्लियर होता है। The MG नरेगा Audit of Schemes Rule 2011 clearly provide that social audit unit shall facilitate conduct of social audit of the work taken up under the act and every GP at least once every 6 months in the manner prescribed under the rules। यानी कि हर भाई 6 महीने के अंदर आपको एक तरीके से वो सोशल ऑडिट्स पूरा मैनेज करना पड़ेगा। स्कीम्स के अंदर जो आता था पूरा क्लियरली सबको प्रोवाइड करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली उस रूल का कहाँ से इम्प्लीमेंट हुआ क्या नहीं हुआ। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक सोशल ऑडिट आ रहा है, लेकिन उससे पहले आप समझ लो कि दरअसल ऑडिट का मतलब क्या होता है। ऑडिट एक तरीके का एग्जामिनेशन होता है, एक इंस्पेक्शन होता है बहुत सारे अकाउंट्स का, जो एक ऑडिटर द्वारा किया जाता है, जिसमें क्या होता है फिजिकल चेकिंग होती है किस चीज़ की, इन्वेंट्री, टू मेक श्योर दैट कि आपके जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन सब का जो काम है, उन सब के जो ट्रांजेक्शन्स हैं, उन सब का रिकॉर्डेड एक डॉक्यूमेंट फॉर्म हो। बेसिकली इसका पर्पस क्या होता है कि टू फॉर्म अ रिव्यू और टू फॉर्म अ व्यू ऑन द वेदर द इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड इन द फाइनेंशियल रिपोर्ट टेकन एज अ होल रिफ्लेक्ट और द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एट अ गिवन डेट। यानी कि भैया जो पैसा लगा है वो एग्जैक्टली लगा है या नहीं है, यानी कि पूरा एक तरीके से ट्रांसपेरेंसी हो जाती है किसी भी ऑडिट को देख के, यानी कि पता चल जाता है कितनी ट्रांजेक्शन थी, क्या था आपका पूरा A to Z अकाउंट डिटेल से लेकर कितना काम हुआ है डिवन डे। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट आपका ग्रीवियंस रीड्रेसल, लेकिन उससे पहले आप इसका मतलब समझ लो। ग्रीवियंस मतलब होता है समथिंग दैट यू थिंक इज अनफेयर एंड दैट यू वांट टू कंप्लेन और प्रोटेस्ट अबाउट, यानी कि कोई शिकायत। और रीड्रेसल होता है निवारण, उसका रेमेडी, उसका कंपनसेशन फॉर अ रॉन्ग ग्रीवियंस। तो ग्रीवियंस रीड्रेसल क्या होता है, इट कवर्स द रिसेप्ट एंड प्रोसेसिंग ऑफ कंप्लेंट्स फ्रॉम सिटीजन एंड कंज्यूमर्स। ये क्या करता है, जो कंज्यूमर्स और सिटीजन्स द्वारा शिकायतें आती हैं उसका निवारण करता है। टू इफेक्टिवली एड्रेस इश्यू ऑफ कंसर्न ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ MG नरेगा एंड लीकेजेस इन द स्कीम, जो मैंने आपको ड्रॉबैक में भी बताया था कि इसके स्कीम्स का लीकेजेस हो जाता है और उसको क्लियरली फंडिंग होती है लेकिन वो कहीं और बट जाती है बीच में से मिडल मैन। द मिनिस्ट्री हैज़ फॉर्मुलेटेड द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, यानी कि मिनिस्ट्री ने क्या करा है, उसने एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर करा है जो आपकी कंप्लेंट्स को रीड्रेस करेगा, यानी कि आपकी कंप्लेंट्स को निवारण करेगा, आपकी कंप्लेंट्स जो जितनी भी होंगी। This was realized during September 2012. The new mechanism delineates procedure or
मैनेजिंग वेरियस टाइप्स ऑफ कंप्लेंट्स दैट विल स्ट्रीमलाइन द रीड्रेसल प्रोसीजर्स। फिर कैग की बात करें हम, यानी कि जो CAG हमारा होता है ऑडिट, उसका परफॉर्मेंस ऑडिट ऑफ MG नरेगा बाय द कॉम्पिट्रल एंड ऑडिटर जनरल, ये भी एक अपने आप में बड़ा टॉपिक है, इज इन प्रोग्रेस एंड डिटेल रिपोर्ट इज एक्सपेक्टेड सून। भाई उनका काम चल रहा है, एक तरीके से रिपोर्ट्स भी आई जाएंगी प्रॉपरली। मतलब उसके बाद सोशल ऑडिट के बाद आपका कैग ऑडिट हो गया एक तरीके का। फिर CA ऑडिट होता है GP लेवल पे। क्या होता है कि द ऑब्जेक्टिव इज टू मेक सर्टिफिकेशन ऑफ MG नरेगा अकाउंट्स एट द GP लेवल बाय द चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपल्सरी ओवर टाइम एंड स्टार्टिंग विद द 10% GPs इज द आइडेंटिफाइड हाईएस्ट स्पेंडिंग डिस्ट्रिक्ट इन ईच स्टेट इन 2012। तो ये तो था कि जो रीसेंट इनिशिएटिव लिए गए थे कि कैग की ऑडिट हो गई, सोशल ऑडिट हो गया, आपका ग्रीवियंस रीड्रेसल हो गया, CA का ऑडिट हो गया GP लेवल पे। अब कुछ न्यू गाइडलाइंस थी जो हाईलाइट करती हैं हमारे 4th एडिशन MG नरेगा के, यानी जो 2013 में मेंशन थी कि जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्लस्टर फैसिलिटेशन टीम्स यानी कि CFT की बात करें, आपका स्टेट एम्प्लॉयमेंट गारंटी मिशन हो गया, मैनेजमेंट टीम हो गया, नेशनल मैनेजमेंट टीम, ये अलग अलग गाइडलाइंस बनाई गई थी। डेडिकेटेड प्रोग्राम ऑफिसर्स जो PA हो गए आपके एक तरीके से, ब्लॉक दैट हैव हाई कंसंट्रेशन ऑफ SC ST लैंडलेस लेबर्स एंड आर लाइकली टू बी हैव मोर डिमांड ऑफ MG नरेगा वर्क शुड हैव अ डेडिकेटेड PO फॉर MG नरेगा। उनके लिए डिफरेंट काम्स होंगे, डिफरेंट प्रोग्राम्स ऑफिसर्स होंगे एंड द डेडिकेटेड PO शुड नॉट बी असाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द MG नरेगा। Register applications for work through telephones including mobile phones and this should feed directly into NG नरेगा सॉफ्टवेयर, यानी कि उनके सॉफ्टवेयर में डायरेक्टली सारी डिटेल्स होंगी आपके बारे में। आपका जॉब कार्ड हो गया, आपका IVS हो गया, एक तरीके से इंटरएक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम हो गया, वॉइस एनेबल इंट्रैक्शंस होंगे, नेटवर्क ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग इंस्टीट्यूशन फॉर बिल्डिंग द कैपेसिटी ऑफ MG नरेगा फंक्शनरीज, बेस लाइन सर्वे हो गया आपके क्वांटम एसेस करने के लिए काम की डिमांड को, हैबिटेशन लेवल एज द यूनिट ऑफ प्लानिंग एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स हो गया, प्रायोरिटी हो गई काम की जो ग्राम पंचायत के द्वारा अलग अलग वार्ड सभा में, अलग अलग ग्राम सभा में दिया जाता है। 60-40 इसका रेशियो जो हमने डिसाइड करा था सरकार के द्वारा, 60 उनका मटेरियल एक तरीके से, 60 उनका वेजेस हो गया और 40 उनका वे मटेरियल जो भी था उसके सेंस में। एंड द वर्क शुड बी एट GP लेवल to be taken by the gram panchayat and all the agency it should be maintained at the block and intermediate panchayati level। सो बेसिकली यही था आपका MG नरेगा एक्ट, यानी कि जो आपका 2005 में अगर हम बात करें 28 अगस्त की, और कब इम्प्लीमेंट हुआ था 2 Feb 2006 में। सो इसमें यही था कि आपको मिनिमम 100 डेज़ का काम मिलता है, स्पेशली जो आपके अडल्ट होते हैं आपके हु आर अनेबल टू डू द स्किल्ड वर्क। एंड इसके ड्रॉबैक्स भी जो हमने पढ़े थे कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इसके जो ड्रॉबैक्स हो रहे हैं, तो उसके लिए अगर हम सोल्यूशंस की बात करें तो इसका जो लो वेज रेट है वो थोड़ा शायद बढ़ाना चाहिए, बजट जो एलोकेट होता है वो टाइम पे सही हो जाना चाहिए, एक प्रॉपर फ्लो जो होता है बजट का सेंट्रल स्टेट पे वो करेक्ट होना चाहिए, पेमेंट्स में कोई डिले नहीं होनी चाहिए, पर्टिकुलर फंड ट्रांसफ़र ऑर्डर टाइम पे हो जाने, सिग्नेचर हो जाने चाहिए उनके उसमें, और जितने भी जो लैब्स होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, बैंकिंग पजल हो गया, वो सब कुछ ठीक होना चाहिए जिससे वर्कर्स को टाइम पे उनका पैसा मिले। और जो फॉल्टली डाटा, जो गलत डाटा फीड ऑन हो जाता है जिससे आपकी करप्शंस होती हैं, यानी कि अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं होती वो क्लियर हो, आपका अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस टाइम पे मिले, अगर आप 15 डेज़ में वर्कआउट नहीं दे पा रहे हो, जॉब नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हो, एक तरीके से जॉब इन द सेंस कि आप उसको रोज़गार नहीं दे पा रहे हो, यहाँ पे रोज़गार की बात हो रही है एक तरीके से, जो भी आपकी लोकल गवर्नमेंट्स है और जितने भी लोकल प्रायोरिटीज़ हैं उनको ध्यान पे रख के काम हो रहा है, और जितना भी जो फंड आ रहा है वो डायरेक्टली अज्यूम हो रहा है, यानी कि जो डायरेक्टली फ़्लो हो रहा है, और स्पेशली कॉन्ट्रैक्टर्स का अवॉइड, यानी कि जो आपके प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उसका इसमें अवॉइड हो, उस ज़्यादा बेनिफिट तभी होता है, क्योंकि कहीं कहीं जगह पे प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स मिल जाते हैं, फिर वो क्या करते हैं अपने लेबर्स को काम देने के बजाय, मतलब पैसा देने के बजाय वो कुछ और देने के सेंस में, लाइक उनको प्रॉपर जो उनका वेजेस है पर डे के हिसाब से वो ना देते हुए उनको कभी जैसे चावल दे दिया, कुछ ऐसा दे दिया, लेकिन जो उनके पर्टिकुलर पर डे के हिसाब से वेजेस हैं वो नहीं उनको डिस्ट्रीब्यूट हो पाते हैं, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स भी थे जिसका मुझे लगता है कि कुछ सॉल्यूशंस होना चाहिए। तो अगर आपको भी कोई स्टूडेंट, अगर आपको कोई सोल्यूशन लगता है इस MG नरेगा एक्ट में तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तो ये था एक्सप्लेनेशन, उम्मीद करती हूँ कि वह आपको MG नरेगा एक्ट पूरा समझ आएगी कि कैसे किससे मर्ज होकर क्या फाइनली बना है। तो ये था स्टूडेंट एक्सप्लेनेशन आपका MG नरेगा एक्ट 2005, यानी कि अगर बात करें तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और भी सारे वीडियोस के लिए आप मेरा प्लेलिस्ट देख सकते हैं, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट होता है किसी नोट के रिगार्डिंग तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने लिंक दिया, आप मुझसे डायरेक्टली वहाँ से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।